लिटमस टेस्ट तो आप जानते होंगे, जिससे पता चल जाता है कि होने क्या वाला है। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले इस चुनाव को लिटमस टेस्ट ही कहा जा रहा है। हालांकि यह सीट कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली हुई थी और यहां से उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, शिक्षिका हैं, रिजाइन कर दिया और कहा कि अब मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगी। लेकिन बीजेपी ने भी भानु प्रतापपुर में सियासी गणित बदलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आइए एक पहले रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भले ही अभी 11 महीने का वक्त है, लेकिन राज्य में चुनावी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कई महीने पहले से ही सूबे में सियासी दलों ने चुनावी तैयारी जारी कर रखी है। हाल ही में बीजेपी ने तमाम बदलावों के साथ एक नई टीम बनाई है, जो कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर काम भी कर रही है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत ही नजर आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2023 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन इन दोनों दलों के बड़े मुकाबले से पहले एक वार्म अप मुकाबला अगले ही महीने होने वाला है। कांकेर की भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए अच्छी फाइट की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि वो किसान और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी और उसे जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। आज हमने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मैदान में जाएंगे और आज जो छत्तीसगढ़ का वातावरण है और आज राज्य की कांग्रेस पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, जिस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र के नौजवानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। बीजेपी ने भानु प्रतापपुर में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और चुनाव की तैयारी करने में लगी है। वहीं भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की ओर से बड़ी दावेदार के रूप में खुद मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी सामने आई हैं। पेशे से शिक्षिका सावित्री मंडावी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है और अब वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। उधर कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें पीएल पूनिया और मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। मनोज मंडावी हमारे बीच में नहीं है, उसका चुनाव लेट होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने जल्दी घोषित किया है 10 तारीख से 17 तारीख तक फार्म भरना है। आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी वहां पर कार्यकर्ता लोगों से रूबरू होगा, मिलेगा। बीजेपी वाला लगातार जा रहे हैं। ये प्रक्रिया है, जाना चाहिए। आपके टीवी के माध्यम से देखा हूं, पूनिया साहब भी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी आज आएंगे। इन लोग बड़े नेता लोग जो भी चर्चा होंगे और चुनाव समिति जिसको भी डिसाइड लेगा, चुनाव भानु प्रतापपुर कांग्रेस पार्टी जीतेगा। कांग्रेस के दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को यहां से प्रमुख दावेदार भी माना जा रहा है। हालांकि पार्टी आखिरी फैसला सोच समझकर और पदाधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ही लेगी, क्योंकि कांग्रेस हर हाल में ये सीट बचाकर रखना चाहती है। उधर बीजेपी की नई टीम इस चुनाव में अपना जलवा जरूर दिखाना चाहेगी, क्योंकि अगर यहां जीत मिली तो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूस्टर डोज भी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो ये महज एक उपचुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए क्योंकि इसके सीधे बाद अगर इस सीट पर चुनाव नहीं होता तो 2023 में सीधे चुनाव होता, लेकिन अब इस सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसके सीधे बाद 2023 का मुकाबला होने वाला है। और ये सीट भले ही एक है, लेकिन इसका महत्व कितना है ये समझते हैं और इसका प्रभाव ये समझ लीजिए कि जो भी जीतेगा उसका एक मोरल तो बूस्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जनता के बीच भी एक मैसेज जाएगा। क्या जाएगा वाकई में? अजय गंगवानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए, अनुराग अग्रवाल प्रदेश सह मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुराग जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये उपचुनाव जो हो रहा है, ये उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ साबित करने वाले हैं?
देखिए एक बात समझिएगा कि पिछले समय जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो दोनों जगह के आदिवासी क्षेत्र, चाहे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, वहां के आदिवासियों ने कांग्रेस पे भरोसा जताते हुए वहां पे प्रचंड बहुमत से उन्हें जिताया था। परंतु 4 वर्ष के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में देख लीजिए कि आदिवासियों के खिलाफ जो कार्य हुए हैं उससे पूरा आदिवासी समाज में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। अगर वर्तमान और तात्कालिक परिस्थिति की बात करें पुनीत जी, तो आदिवासियों का जो प्रमुख हक है, जो 32% आरक्षण उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिलता था, कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण 20% तक हो गया है। आज उस फैसले को हुए कितने दिन गुजर गए हैं, कांग्रेस इस बारे में अपनी स्थिति तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और उसका दुष्परिणाम देखिए कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का जो आरक्षण था, जो रोजगार देने की फैसले थे, वो फैसले सरकार ने खत्म कर दिए। अब उस क्षेत्र में कहीं कुछ भी कार्यक्रम हो सकते हैं। ये सरकार पूर्णतः हर मौके पे आदिवासियों के विरोधी साबित हो रही है। आप देखिए सर्व आदिवासी समाज ने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ दिन पहले अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर में चक्का जाम तक किया था। वो आदिवासियों के नृत्य महोत्सव का विरोध कर रही थी, लेकिन ये सरकार अपनी आवाही लूटने के लिए आदिवासियों के हक को छीनकर उनकी बातों को थता बताते हुए यहाँ पे नाच गाना में मगन रही। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब सरकार लोगों ने आप पे भरोसा जताया था तो 4 साल का कार्यकाल पर्याप्त था आपको कार्य करने के लिए, आपने कार्य किया ही नहीं। उसके वहां पे है पुनीत जी वहां पे एक बड़ा मुद्दा और है। आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण का जबरदस्त खेल चल रहा है और इसका प्रमाण, इसका खुलासा इनके ही एसपी सुकमा के एसपी ने दिया था। एक बड़ा वर्ग संघर्ष आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्रों, परिवर्तित आदिवासियों के बीच में हो रहा है। परिवर्तित आदिवासियों के जो 100 गड़े हुए 100 को भी निकाल कर हटाया जा रहे हैं। मतलब बड़ा वर्ग संघर्ष की स्थिति कांग्रेस शासन काल के कारण हो रही है। पहली बार 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में आदिवासियों के लिए जो कार्य हुए थे, देखिए कभी 14 अगस्त को पहले बार उस क्षेत्र में रेल पहुंची है। केंद्र सरकार की योजना देखिए, पहले बार उस क्षेत्र में दुर्ग से अंतागढ़ तक रेल चली है। सरकार ने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है, इसलिए दुर्ग से जगदलपुर तक रेल ट्रेन रुकी पड़ी है। तो ये सरकार जो लगातार आदिवासियों की विरोधी है, मुझे लगता है कि इस समय आदिवासी उनसे प्रश्न पूछेंगे और इस सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, अब आप विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देंगे। तो ये साफ लोगों को दिखता है कि ये प्रलोभन आप मात्र चुनाव को देखते हुए देंगे। अभी तो कवासी लखमा जी ने कहा कि चुनाव देर से होना था, परंतु चुनाव आयोग ने जल्दी कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं घबराहट कांग्रेस के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि घबराहट कांग्रेस के अंदर है। अजय जी जो है वो बड़े अधीर हो रहे हैं कि आप बात पूरी करें नहीं, उसके पहले वो जवाब देंगे, लेकिन फिर हमने कांग्रेस का मौका दिया और अजय जी को भी अब पूरा मौका देंगे। अजय जी अब बोलिए। पुनीत जी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इनके प्रवक्ताओं का ये चरित्र बन चुका है कि लोकप्रिय चैनल पे आके झूठ बोले और एक ही झूठ को कई बार दोहराए। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह समझदार है, मैच्योर है, वो इनके झूठ को पकड़ती है। और एक बात और कहने में पुनीत जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। आज देखिए आदिवासी वर्ग की बात करते हैं, इन्होंने 2013 में आदिवासी जो परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, क्या उन्होंने सरकारी नौकरी दी? हर परिवार को जर्सी गाय देने की वादा किया, क्या उन्होंने दी? आज आदिवासियों के कानूनों को, जमीन के संरक्षण के लिए कानून बनाने का दावा किया और अंत में जो टाटा को 1760 किसानों की 4200 एकड़ जमीन सौंप दी। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है, जो सौतेला व्यवहार है, लगातार जो वादा खिलाफी है, उसका नतीजा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की 12 की 12 सीटें, कुल 29 में से 28 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का जब कब्जा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग जो है वो कांग्रेस पर भरोसा जताता है। ये लगातार उसके वादा खिलाफी करते रहे। अब मैं कांग्रेस की बात करूं, ये लघुपत 7 खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। ये तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 देते थे, हम 4 दे रहे हैं। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। आज ये 15 साल तक सरकार में रहे, क्या आदिवासियों के संरक्षण के लिए कभी पेशा कानून लागू करने का प्रयास किया? तो कहीं ना कहीं दोहरा चिंता है। जबकि हम आते ही पेशा कानून की अधिसूचना जारी हो गई है, लगातार उसके संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेशर्मी देखिए पुनीत जी, आज कहीं ना कहीं जो आदिवासियों का आरक्षण कम हो रहा है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदारी ने और अकुशलतापूर्ण निर्णय है और उसका ठीकरा आज कांग्रेस को फोड़ने का प्रयास करते हैं। 3 उदाहरण दूंगा। आज 2011 में ये संशोधन अधिनियम लाते हैं। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आरक्षण आप 50% से ज्यादा देते हैं तो जो आंकड़े हैं ओबीसी एसटी एससी का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। क्या उन्होंने दिया? और ननकीराम खबर जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उसकी अध्यक्षता में 1000 पेज की ज्यादा रिपोर्ट बनी थी, क्या उस रिपोर्ट को उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया? दूसरा,
तीसरा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनी, क्या उसको सबमिट किया? ये तीनों प्रमुख कारण है जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदार रवैये के कारण आरक्षण कैंसिल होता है। आज उसका ठीक है, हम पे फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यही मूलभूत अंतर है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कौन वादा निभाने वाली सरकार है और कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। ठीक है, लगातार हम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सर्व सपनों को लेकर काम कर आदिवासी रहे हैं। समाज, ठीक है, अब समय आपका भी पूरा हो गया। सर्व आदिवासी समाज जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कर रहा है ना? और सत्ता में तो आप ही बैठे हैं, और सत्ता में जो बैठे हैं जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा। सत्ता में जो बैठे, मेरी बात कंप्लीट, बादीर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता में जो बैठे हैं जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा। और जवाब में क्या वो ये कह सकते हैं कि पुराने वाले जो थे या पहले वाले जो थे, बताओ उन्होंने किया नहीं, अब इनका जवाब इन्हीं से मांग लो। तो ऐसा करके क्या आप लोग क्या वोट पा पाएंगे? क्योंकि अब आपके हाथ में कर्ता आप हैं, वो थे। जवाब दे दो पुनीत जी? हाँ, देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है पुनीत जी, इस क्वेश्चन का स्वागत करता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सरकार की गलतियां थी उसका हदाना आदिवासी वर्ग नहीं भुगतेगा, ये आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं। माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि चाहे हमें इसके लिए अध्यादेश आना पड़े या जो विशेष सत्र बुलाना पड़े, किसी प्रकार से आदिवासियों के हितों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए, सबसे प्रमुख कारण जो है उसका पुनीत जी कैंसिल करने का कारण क्या था कि जो डाटा है किसी भी राज्य में, न केवल छत्तीसगढ़ में, देश के किसी भी राज्य में अगर आरक्षण 50% से ज्यादा दिया जाता है तो उसके लिए जो है तथ्यात्मक आंकड़े और प्रमाणित जानकारी देनी पड़ती है। हमने छविलाल पटेल जी की अध्यक्षता में क्वांटिफाइड डाटा आयोग बनाया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट आने के बाद उस डाटा के साथ जब हम हाईकोर्ट में पूरी पेश करेंगे, हमें पूरा विश्वास है जो आरक्षण 20%। लेकिन आप लोगों ने भी नंदकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लोग आप लोगों ने भी तो पेश नहीं की, वो आप लोग। मैं वही आ जाता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। मैं वही दे देता हूँ। देखिए, हाईकोर्ट में जब केस चला था, हमारे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो नंदकीराम कंवर की रिपोर्ट और मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट है जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पेश की, उसको पेश करने के लिए हमें मदद दी जाए, हमें अनुमति दी जाए। लेकिन स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 2012 जब ये केस लगा से लेकर 2018, ये 6 साल इतना लंबा पीरियड था जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चालान के साथ दोनों रिपोर्ट की बात तो छोड़िए, इसकी जानकारी तक नहीं दी। तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय को हमने हमारे निवेदन के बाद भी उस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और जो बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के माने, जो विधिवेत्ता माने जाते हैं, उनके माध्यम सुप्रीम कोर्ट में हम वो अपील कर रहे हैं। और आप पे लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, माननीय भूपेश बघेल जी किसी प्रकार से आदिवासियों का हित नहीं होने देंगे, चाहे हमें एनी चोटी का जो लगाना पड़े, अध्यादेश लाना पड़े। भानु प्रतापपुर में यही बात आप लोग करने वाले हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, आरक्षण हम दिलाएंगे। मेरे सवाल का जवाब अनुराग जी आपकी तरफ से आया नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके नतीजे जो हैं कितना प्रभाव छोड़ने वाले 23 पर? पुनीत जी, आदिवासी क्षेत्रों का जो ये चुनाव है, इसका प्रभाव निसंदेह इस सरकार को बता देगा कि किसी के साथ वादा करके छल करने का परिणाम क्या होता है। अभी हमारे माननीय विद्वान प्रवक्ता महोदय कई बातों को कह रहे थे, क्वांटिफाइबल डाटा। अनुराग जी, वादा खिलाफी किसने की? आदिवासी वर्ग जानता है। आदरणीय बोलने दिया करो ना भाई, क्यों हड़बड़ा रहे हो? आपका समय आएगा बोलना ना, मैं शांति से सुनूंगा ना। मेरे आदरणीय विद्वान प्रवक्ता महोदय क्वांटिफाइबल आयोग की बात कर रहे थे। जहां तक मेरी जानकारी में ये क्वांटिफाइबल आयोग ओबीसी के लिए बना है। और इस समय तो जो अंतर्गत ये जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र के ओबीसी हैं, 40,000 ओबीसी जो बहुत सारे फैसले तय करते हैं, उनको याद होगा कि 27% आरक्षण इन लोगों ने लागू किया था और अपने ही आदमी को खड़ा करके हाईकोर्ट में आदेश दिया था, उसका भी बदला लेंगे। एक जानकारी अपडेट करना चाहूंगा पुनीत जी, अगर मैं गलत हो तो आप भी ठीक करिएगा। आदिवासियों की जनगणना के लिए, आदिवासियों की जनसंख्या के लिए क्वांटिफाइबल आयोग के डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जनगणना होती है उस समय जो डाटा आता है, आदिवासियों का जनगणना डाटा अलग से आ जाता है। ये क्वांटिफाइबल तकनीकी माफी चाह रहा हूं पुनीत जी, फिर समय आएगा तो बोलना। नहीं, उनको कंप्लीट करना, फिर समय आप बोलिएगा। अजय जी फिर आप अधीर हो रहे हैं। प्लीज अजय जी रुकिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अजय जी मुझे डाउन करना पड़ेगा प्लीज। नहीं, प्लीज अजय जी प्लीज डाउन कर दीजिए। अजय जी आप मानेंगे? बंद करो यार। नहीं, अजय जी आप मानेंगे मेरी बात? अजय जी आप मानेंगे मेरी बात? क्या सुनिए अजय जी, अब बात सुनिए, मेरी तो सुन लीजिए आप।
आपकी आवाज नहीं आ रही अजय जी, आप मेरी सुन लीजिए पहले। अगर ऐसे करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। आपको जवाब देना है, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन उनको पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। मेरा एक बीच में मत जी, मेरा एक ही निवेदन है, अनुराग जी झूठ ना बोले बस। नहीं, अनुराग जी को बोलेंगे, अनुराग जी बोलेंगे। अनुराग जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं पुनीत जी, जब समय आएगा हो सकता है कुछ गलतियां हो, उसको ठीक करिएगा। अभी इन्होंने एक बात कही कि इनके महाधिवक्ता सतीश जी ने अपनी बात रखी और न्यायालय से समय मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो तथ्य नहीं रखे थे। भाई 2018 से आप सरकार में हो, 4 साल आप सरकार में हो, क्या 4 साल का समय पर्याप्त नहीं था कि आदिवासियों की बात रखना चाहिए? और अभी तो राज्यपाल जी ने खुला आपको कहा है कि आदिवासियों के मामले संज्ञान लीजिए, जो सहयोग हो मैं सहयोग करने को तैयार हूं, तो अध्यादेश लाना हो, सदन में लाना हो, आप पास करिए ना। देखिए ये सरकार लगातार आदिवासियों का अपमान कर रही पुनीत जी, और अपमान में इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा है। सार्वजनिक मंचों पे कई बार लगातार भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी को झिड़क दिए हैं। अभी पुनिया जी ने जो बैठक ली, वही के विधायक है ये बात जो कर रहे हैं उसका जवाब मुझे लगता है कि अजय जी को देने की जरूरत नहीं, और मुझे यह भी लगता है कि आपको भी पता होगा कि क्या जवाब आएगा, इसलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करते। मुझे अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं, नहीं अनुराग जी, डेटा की बात कर लेते हैं। उपचुनाव जितने भी हुए, नहीं मैं देखिए मैं समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उपचुनाव अभी तक जितने भी हुए हैं सब में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये डेटा बता रहा है। कैसे लड़ेंगे आप? भले ही ये बार बार बातें कहें कि सत्ता का दुरुपयोग होता है उपचुनाव में, या आप कुछ भी कहें, लेकिन डेटा जो है वो तो साफ बता रहा है। कैसे लड़ेंगे? फाइनल करने के लिए समय दीजिएगा बस, मेरा निवेदन। पहली बार 14 अगस्त को जो रेल मार्ग पहुंचा, शायद आदिवासी क्षेत्रों में लोगों ने रेल देखा नहीं था, उनकी कल्पनाओं भी नहीं थी। दुर्ग से अंतागढ़ तक रेल चलने लगा है, और अंतागढ़ से लेके जगदलपुर तक रेल मार्ग का पैसा केंद्र सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन ये अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जब रेल पहुंचेगी तो वहां पे विकास बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नतियां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में के पहले आपको याद होगा कि भानु प्रतापपुर से लेके अंतागढ़ होते हुए कोंडागांव का रास्ता नक्सली को इतना इफेक्टेड होता था कि दिन में भी वहां जाना संभव नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास की धारा वहां पहुंची और उस रास्ते में जाना प्रारंभ हुआ। आज तो पुनीत जी, अभी आप और आपके माननीय संवाददाता जी वहां जाएंगे, वहां सड़कों की स्थितियां देखिएगा, नक्सलिज्म की स्थितियां देखिएगा। गाड़ी तो छोड़िए, 4 चक्का छोड़िए, 2 चक्का चलाना दुबार होने लगा है। इन सब बातों मतलब आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई है, मतलब आप मुद्दे जो हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है अजय जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आदिवासियों का आरक्षण जो भी हुआ आपकी सरकार में हुआ है, भले किसने क्या किया वो भूल जाइए, जो भी हुआ आपकी सरकार में हुआ है। इसके अलावा सड़कें खराब हैं, रेल इन्होंने पहुंचा दी है, आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रहे, बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों को घेरने के लिए। फाइनल कमेंट आप। देखिए कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछला चुनाव जो पुनीत जी हुआ, मनोज मंडावी जो हमारे प्रत्याशी थे 72,520 वोट और देवलाल दुग्गा को 45,870, 26,700 वोटों से स्वर्गीय मनोज मंडावी जी जीत दर्ज की थी। पूरे छत्तीसगढ़ में वोटों का जो प्रतिशत का अंतर था पुनीत जी वो था 10%, जबकि भानु प्रतापपुर में वोटों का अंतर था 20%। माननीय मनोज मंडावी जी यहाँ के विधानसभा 4 साल हो गए ना, उसमें बदलाव हो गया है, परिस्थितियां बदल गई, भी वो रह चुके। देखिए कहीं स्थिति बदली नहीं है, आप भी साथ देते थे आदिवासी। ये इनको डिस्टर्ब करना शुरू कर रहे मुनीत जी। देखिए ठीक है बोलने दीजिए। मैंने शांति से सुना। देखिए कहीं ना कहीं ये 20% का जो वोटों का अंतर था उसकी खाई को नहीं पाट सके थे, ना पाट पाएंगे। आप देखिए 4 पहले के जो विधानसभा उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा चुनाव 11,331, चित्रकूट 17,853, मरवाही जानकी उनके बीच में मिलकर चुनाव लड़ा 36,000 वोट, और जो लास्ट में हुआ खेरागढ़ 20,000 वोटों से। चारों विधानसभा के उपचुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2 चरणों के नगरीय निकाय चुनाव, सारे चुनाव परिणाम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत स्थापित हो चुका है। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का 32% आरक्षण देंगे ना। और 8 दिसंबर को भी जो है भानु प्रतापपुर की जनता हमें भरपूर प्यार इसमें आश्वस्त दिखेगा। दूध का दूध और पानी का पानी। फिर बैठेंगे आप और मैं अनाज इस चैनल पे, तब बात करेंगे कौन सच है। आज किसको प्यार नहीं मिलता है, किसने वादा निभाया, किसने वादा खिलाफी की, ये छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता आपको दिखाएगी। आप लगातार कितना भी बहकाने का प्रयास करें आदिवासी वर्ग को, पहले भी बस्तर की 12 सीटें, कुल 29 में से 28 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस से कब्जा है, और यही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि लगातार ठीक है इतिहास दोहराया जाएगा। हाँ ठीक है ये बातें तो होती रहती हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे?
मैं साधारण बात वही कह रहा हूं कि जो बड़े दावा ठोक ठक कर गंगवानी जी कह रहे हैं कि आदिवासियों ने उन्हें समर्थन दिया, वही तो कह रहा हूं भाई कि 4 साल में आदिवासियों ने इतना समर्थन दिया, फिर उनके कार्य क्यों नहीं कर दिए? आरक्षण को 32 से कम करके 20 क्यों कर दिया? पेशा कानून से तेंदुपत्ता क्यों हटा दिया? धर्मांतरण क्यों कर रहे हो? उसी का जवाब तो पूछ रहे हैं भाई, उसका आवाज जवाब दीजिए ना। अरे जिस व्यक्तियों ने इतना भरोसा किया, प्रचंड बहुमत दे दी, उनको ही काम आप नहीं करोगे, कौन आप पर भरोसा करेगा? अरे आपके तो प्रदेश अध्यक्ष, आपके मुख्यमंत्री पे, आपके प्रभारी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सुने हैं कि राहुल गांधी जी को शिकायत करने गए हैं और राहुल गांधी जी से कहते हैं साहब आपका ही सहारा है। तो भैया अंदर की लड़ाइयां निपटा लो यार। जो रेव घाट में माइनिंग का ठेके की बंदरबाट कर रहे हो, जो चारामा में महानदी का रेत तो लूटे पड़े हो, अरे भाई जनता के हित के लिए चुने गए हो, जनता को उसका लाभ दो। आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का टाइम तो आप बोलिए। आपका आईना छत्तीसगढ़ की जनता आपको दिखाएगी कि किस प्रकार आप ठगते रहे। अच्छा 32% से 20% अच्छा ठीक है देखिए समय बिल्कुल कम बचा है, लेकिन नहीं समय बिल्कुल कम बचा है, समय की समाप्ति हो गई अजय जी, समय की समाप्ति हो गई, समय की समाप्ति हो गई। लेकिन ये दिलचस्प होता है जब आप दोनों एक साथ बोलते हैं तो नहीं सुनिए तो सही, बीजेपी कांग्रेस जब एक साथ बोलते हैं ना तो बहुत सारे जो ऐसी बातें जो ऐसे सामान्य तरीके से नहीं बोली जाती वो आवेग में निकल जाती, जनता को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। खैर ये तो सियासत है, सियासत में सब कुछ चलता रहता है और फिर मित्र भी हो जाते हैं। अब देखना होगा कि भानु प्रतापपुर में ये चुनाव जो हो रहा है क्या इतना ही दिलचस्प होगा जितने हमारे दोनों मेहमान दिलचस्प तरीके से अपनी बातें कर रहे थे। देखना होगा, इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।